हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हो गया? कैसे हुआ मोइस? हेलो। 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 जी मैम जी। हेलो। हेलो मैम। हाँ मोइस। मोइस सबको बता दें कि वो ना गूगल क्लासरूम से उठा ले लिंक। पता जी जी नहीं। मैम बोलो। पता नहीं, मैं ये कह रही हूँ सबको बता दें गूगल जी जी क्लासरूम। वो आ जाएंगे मैम। तुम आप लोगों से पहले मैं दूसरों इवनिंग की ले रही थी ना मीटिंग। तो एक्चुअली वो मेरी जो है उन लोगों की एंड हुई थी, अभी आप लोग की चल रही थी तो उनकी एंड हुई थी, मतलब शुरू होने वाली थी। तो वो ना वही वाला लिंक था। वो मैं इतना कोशिश कर रही थी रिफ्रेश हो जाए, नहीं हो रहा था। खैर इन शॉर्ट हम लोग शुरू करते। स्टूडेंट्स आ गए। कितने हो गए? 14 हो गए। हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इस वीक में एक्चुअली एक जूम डिस्कशन हम ले चुके हैं और टोटल मिला के 4 लेक्चर हुए हैं, जबकि 3 होना चाहिए थे। चलो एक तो वो आउटलाइन में काउंट हो गया। उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे जो 3 बेसिक लेक्चर थे वो हमने कंप्लीट करे हैं, जिसको हम यहाँ पर जूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उस उन 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एंड देन फिर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, एंड देन फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो हम सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप सब लोग मुझे अपने मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी लेक्चर डालूं तो फौरन आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सब जब इस क्लास में आएंगे, हफ्ते में एक दफ़ा होगा ना जूम डिस्कशन, सबको 3 लेक्चर सुनकर आने हैं यूट्यूब के, क्योंकि यहाँ पर मैं सम अप करूँगी सिर्फ, जबकि वो तो मुझे सम अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सुन चुके होंगे और मैंने वेल डिफाइन कर दिया होगा पहले। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों की इसके लिए थोड़ा सा डिफाइन और थोड़ा सा कॉन्क्लूड फिर कर दूंगी। ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग को कितना कोर्स समझ में आया या नहीं। तो आप सब लोग ज़रूर 3 लेक्चर सुन के आएंगे। एक हफ्ते में 3 लेक्चर सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैंने पार्ट पार्ट करके डाले लेक्चर, ताकि आप लोग चलते फिरते आराम से सुन लें। ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। वॉट एवर फूड वील टेक फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी फूड लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में पहले डाइजेस्ट होता है, फिर अब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके वो हमारे सेल में पहुंचता है, बॉडी के सेल में, फिर वहाँ मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है। तो और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, लिपिड, प्रोटीन, फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, दैट इज 312। और 311 में आप लोगों ने इन सब सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, इन सब की आप लोगों ने बेसिक पढ़ी है, मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने। ठीक है। यहाँ पर हम इसकी डाइजेशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म।
तो कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो, वो क्या होता है, पहले हम जब फूड से लेते हैं, हम ऑल दिस मॉलिक्यूल वी टेक फ्रॉम फूड, ठीक है, तो हम फूड से जब ये मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? डाइजेशन के डिफरेंट ऑर्गन से। रुके, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले। अगर कोई लिखना शुरू करेगा देन आई विल स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, मैं पहले बता रही हूँ। तो सबसे पहले कोई भी हम बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से वेजिटेबल में होता है? कोई मुझे ये बताए। मोइज आप बताएं, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन से वेजिटेबल में होता है? मोइज, मोइज आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताएं। नवीरा आप बताएं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? हाँ, यस, नो, कुछ तो बोल दें आप लोग, टाइम इज वेस्टिंग जस्ट। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है पोटैटो में। पोटैटो, बिटर रूट, स्वीट बिटर, वो जो होती है शक्करकंदी सही है, स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पोटैटो का फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज में नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज उसको हम तेल में फ्राई करेंगे तो उसमें ऑयल भी होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म सबसे पहले कहाँ से, ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं इनकी हम अभी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेशन के बारे में। तो जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होती है। कौन कौन से वो ऑर्गन हो सकते हैं? सबसे पहले माउथ में होती है, फिर उसके बाद इंटेस्टीन में होती है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है कार्बोहाइड्रेट की? इंटेस्टीन में होती है, ठीक है। स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि स्टमक में जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जितने भी मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम होते हैं उनको एक एसिडिक पीएच, एक पीएच चाहिए होती है, ठीक है, जो 6 पॉइंट समथिंग होती है, बट जबकि स्टमक की जो हमारी पीएच होती है वो एसिडिक होती है। सी ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम है उनको बेसिक पीएच चाहिए होती है, लेकिन हमारे जो स्टमक है उसकी पीएच होती है एसिडिक। तो इसकी वजह से वो हमारे सारे एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं वो इनएक्टिव होते हैं स्टमक में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और जब भी आपको जूम डिस्कशन में आना है एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, और जो जो चीज़ें मैं बोलते जाऊंगी उसको आपको पॉइंट्स पॉइंट्स करके लिखना है और सबको शेयर करना है, क्योंकि जो एग्जाम्स होगा वो इनमें से ही होगा। यही जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ आंसर यहाँ बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होती स्टमक में, इट मे बी कम इन एग्जाम। तो उसके बाद आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, जो जो मैं बताते जाती हूँ और आपसे डिस्कस करते जाती हूँ वो एक पेपर पे लिखता रहा करें और वो सबको शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो ये तरीका है जूम मीटिंग लेने का। तो सबसे पहले हमने क्या बात की है कि मेटाबॉलिज्म स्टमक में नहीं होती, डाइजेशन स्टमक में नहीं होती, कहाँ होती है? माउथ में एंड स्मॉल इंटेस्टीन में। एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टीन में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में उसकी डाइजेशन हुई, ठीक है, फिर इंटेस्टीन में डाइजेशन हुई, डिफरेंट जूसेस इसमें काम करते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं, और दीज एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? जो मोनोसेकेराइड के बीच में बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉलीसेकेराइड है वो मोनोमरिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डाइजेशन, सही है, ये डाइजेशन है। अब ये जो पॉलीसेकेराइड है वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कहाँ पर कन्वर्ट हो गए? हमारे माउथ में और इंटेस्टीन में। इंटेस्टीन में ये स्मॉल जब शुगर बन जाते हैं उसके बाद क्या होते हैं? ये इंटेस्टीनियल सेल जो होते हैं, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल होते हैं वहाँ पर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट उधर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये जो इंटेस्टाइन है इसके पास एक लेयर होती है जिसको कहते हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सही है, तो ये उसको क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद ये जो ब्लड की वेसल्स होती है, इनके जो सेल होते हैं उसको कहते हैं एंडोथेलियल सेल, ये इसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसको क्रॉस करने के बाद ये ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आने के बाद ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? बॉडी के उन ऑर्गन में जहां पर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे ब्रेन को वर्क करना है, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन एनर्जी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये उसी कार्बोहाइड्रेट से आई है जो सुबह मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ली थी। ठीक है, तो वो ब्रेकफास्ट में जो मैंने कार्बोहाइड्रेट ली थी उसको मैंने डाइजेस्ट किया था, एनगल्फ कर लिया था अपनी बॉडी में, मेरे इंटेस्टाइन में आ गई। वो इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हुआ, ये डायोसेक्राइड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया, और ये मोनोसेक्राइड मेरे ब्लड में मीन्स एब्जॉर्ब हो गए। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या, मुझे ब्रेन में ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो ब्रेन में मेरे पहुंचेंगे, ब्रेन के सेल में एंटर हो जाएंगे। किस तरह एंटर होते हैं? वाया द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? एब्जॉर्ब करने में दो पाथवे यूज होते हैं, एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब मुझे सकीना आप बताएं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हेलो हेलो, शुएब आप बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन? जल्दी बताइए, टाइम इज गोइंग। यासिर खान आप बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है? ये movement of molecules from higher concentration to lower concentration. दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट Active transport. Active transport. और फैसिलिटेड? इसको नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये सारे मैंने लेक्चर में बता चुकी हूँ, अब नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नहीं होती है, सॉरी मैम, आप लो टू हाई। लिसन टू मी, आप लोग का आंसर गलत है। आप इससे ये पता चल रहा है आप लोगों ने मेरे लेक्चर नहीं सुने। अब नेक्स्ट वाले इस वीक तो जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट वीक में आप लोगों को मेरे तीनों लेक्चर सुन के आना है जूम डिस्कशन में। और जो तीनों लेक्चर ना सुने ना, एक हफ्ते में 3 लेक्चर सुनना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। अगर किसी ने 3 लेक्चर नहीं सुने मेरे पूरे मतलब वीक के, ठीक है, तो मैं फिर उसको जूम डिस्कशन में अलाउ नहीं करूंगी आने के लिए, क्योंकि जब डिस्कशन तो उसी चीज का होगा जो आप पढ़ के आएंगे, जब आप पढ़ के ही नहीं आएंगे तो फिर डिस्कशन क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने लेक्चर में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो हमारी ऑब्जॉर्प्शन होती है सेल में, ठीक है, तो सेल में अब्जॉर्प्शन किस तरह होती है इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की और बाकी अदर मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग भी हुई तो कैसे अब्जॉर्ब होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये दो चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, ये कोई स्क्रीन पे लिखना शुरू हुआ है इसलिए मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना। जब तक आप लोग टिल व्हेन यू पीपल ट्राई टू बिहेव अकॉर्डिंगली आई विल नॉट शेयर स्क्रीन। ठीक है, अब हमारी जो ग्लूकोज है वो पहुंच गई ब्रेन के सेल में। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए ब्रेन के सेल में। अब ब्रेन के सेल में किस तरह से वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एनर्जी में, ये होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस? शोएब आप मुझे बताएं व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस? ये मैंने YouTube पे लेक्चर डाला हुआ है बना के। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस बताएं मुझे, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? आपसे पहले वाली क्लास ने इतना अच्छा जूम डिस्कशन किया है, सब पढ़ के आए थे वो लोग। सकीना आप बताएं व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? मिस जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, हाँ, और पायरुवेट बनाते हैं। वेरी गुड। फिर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ग्लाइकोलिसिस से?
मिस एटीपी से। हाँ, वेरी गुड। एक्चुअली हमारी बॉडी जो एनर्जी 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 की बात करें, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एटीपी। ठीक है, एटीपी जो होती है वो एनर्जी होती है। हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन काम करते हैं। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे। पाथवे क्या होता है? पाथवे वो होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन वर्क फॉर वन पर्पस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस का क्या मकसद है? उन सब का एक एम है कि किसी तरह हम ग्लूकोज को से हम एनर्जी हासिल करें। जरा होल्ड कीजिएगा, मेरा फोन आया है। हेलो हेलो, नहीं हो गया, चलो खैर। तो हेलो जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? तो पाथवे इज दैट थिंग जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वर्क टुगेदर फॉर अ सिंगल पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में क्या हो रहा है? मैनी डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि एटीपी एनर्जी है, और एटीपी से एनर्जी मिलती है। हाउ एटीपी, व्हाई वी से दिस एटीपी इज एनर्जी एंड एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों कहते हैं हम? ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पी, ठीक है, एटीपी क्यों एनर्जी है, ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोई मुझे बताए, किसी को समझ में आई है एटीपी क्यों एनर्जी होती है? कैसे हम कहते हैं कि एटीपी एनर्जी है? हेलो हेलो, हाँ देखें, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है। एटीपी एक्चुअली होता क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एक शुगर होती है। सबको नजर आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ देखें, ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल है। एक्चुअली आप लोगों ने ना ये मुझे बताएं, आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर पढ़ा है 311 में? हेलो, नो मैम, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? वो तो आप लोग 311 कोर्स कंटेंट में है। और ये अगर आप लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये फिर आगे नहीं पहुंच सकते। या तो आप लोग ये बेसिक खुद ही पढ़ें न्यूक्लिक एसिड का, या फिर मैं देखती हूँ, या आप लोग के लिए कोई लेक्चर जो पहले टीचर ने पढ़ाया है वो लेक्चर अरेंज करें। खैर, ये बाद में इसको करेंगे, टाइम जा रहा है। हम वो करते हैं इन दी बेसिक। आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर नहीं पढ़ा। एक्चुअली ये एटीपी जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कहाँ होता है? न्यूक्लिक एसिड में होता है। सही है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक बेसिक शुगर होती है, एक शुगर होती है, एक बेस होता है, और एक 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट होते हैं। 3 एटम ऑफ फॉस्फेट होते हैं, जिनको कहते हैं हम, इस पूरे को हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का क्या मतलब है? एडिनोसिन, जो कि ये बेस है, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो वो जो एनर्जी होती है वो इन फॉस्फेट से आती है। ये फॉस्फेट एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ। ये जो बॉन्ड है 2 फॉस्फेट के बीच में, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज पर मोल। सही है, तो ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस इट रिलीजेस। जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो ये एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को क्या समझ में आया? क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के? कितने फेजेस होते हैं ये बताएं। तथीर आप बताएं, ग्लाइकोलाइसिस के कितने फेजेस होते हैं? 2 फेज। हाँ, वेरी गुड, 2 फेज होते हैं। और कितने एंजाइम यूज होते हैं इसके अंदर? एंजाइम
ग्लाइकोलाइसिस के 10 टू एंजाइम मैम। बस यस वेरी गुड 10 एंजाइम यूज होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, ठीक है। 5 एंजाइम पे ऑफ फेज में यूज होते हैं और 5 एंजाइम प्रिपरेटरी फेज में यूज होते हैं। पे ऑफ फेज का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय पे ऑफ फेज? साइमा, कासिम, आप बताइए पे ऑफ फेज का क्या मतलब है? हम इसको पे ऑफ फेज क्यों कह रहे हैं? इस फेज को हम पे ऑफ फेज क्यों कहते हैं? पे का मतलब क्या है? आप कहीं जाते हैं, कुछ चीज बाय करते हैं तो पे करते हैं ना, पैसे देते हैं किसी को। तो इस वाले फेज में हम पे कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को, इस पाथवे को पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? एटीपी, ठीक है। यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, इस कंजम्पशन को हम कह रहे हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि हम इस फेज में हमारी बॉडी से जो एटीपी है, हमारी बॉडी में पहले ही से मौजूद एटीपी है, वो यूज हो रही है। कहाँ यूज हो रही है? ये देखें, यहाँ यूज हो रही है 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जो है, सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ देखें, अच्छा, पहला फेज होता है प्रिपरेटिव फेज, सही है, और दूसरा फेज होता है पे ऑफ फेज, सही है। पे ऑफ फेज में एनर्जी पे हो रही होती है, मींस एनर्जी आपको दे रहा होता है, ये पाथवे आपको एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है। तो कहाँ दे रहा होता है? अब ये देखें कि यहाँ पर ये जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 ADP ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर 2 पहले पी आई थे और यहाँ पर 3 पी आई हो गए, यानी कि इस मॉलिक्यूल में पहले 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, अब एक फॉस्फेट ग्रुप और आ गया है। एक फॉस्फेट ग्रुप और आने का मतलब क्या है? कि एक बॉन्ड और बन गया है यहाँ पर। एक बॉन्ड और बनने का मतलब क्या है? कि एनर्जी इसमें यहाँ पर एड अप हो गई है, क्योंकि जब ये आपकी बॉडी में ये मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कंजर्व हो जाएगा, यानी स्टोर्स हो जाएगा, और जब आपको एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा और एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दिस इज द पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। और प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एटीपी यूज हो रहे हैं, ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि 3 फॉस्फेट थे, यहाँ 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए और एक फॉस्फेट इस सबस्ट्रेट में एड अप हो गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइम्स यूज होते हैं और इसके 2 फेजेस होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज, एक पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, और पे ऑफ फेज में एनर्जी रिलीज होती है। ये 2 हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, व्हाट डज मीन बाय प्राइमिंग रिएक्शन? प्राइमिंग रिएक्शन क्या होता है? उमर आप बताएं, प्राइमिंग रिएक्शन क्या होता है? प्राइमिंग का क्या मतलब है? प्राइमिंग का मतलब है प्रिपेयर करना। प्राइमिंग मीन्स एक्टिवेशन, ठीक है। प्राइमिंग फेज में एक्टिवेशन होती है ग्लूकोज की। अब यहाँ पर एक्टिवेशन कैसे होती है? आप कैसे एक्टिव होते हैं? मीन्स अगर हमारी बॉडी का कोई सेल हमें एक्टिव करना होता है, कैसे होता है? जब हम उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, इसको हमने एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखें, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, इसका मतलब है कि इस ग्लूकोज में एक एनर्जी का मॉलिक्यूल एटम ऐड हो गया है और ये ग्लूकोज जो है वो अब एक्टिवेट हो गया है। तो इस एक्टिवेशन को कहते हैं प्राइमिंग फेज, ठीक है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द मीन बाय प्राइमिंग फेज और ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ प्राइमिंग रिएक्शन। और आपको ये रिएक्शन भी याद होना चाहिए कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ग्लूकोज एक्टिवेट हो जाता है, इस एक्टिवेशन को कहते हैं प्राइमिंग फेज, ठीक है, और प्राइमिंग रिएक्शन। सो दिस वाज होल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। और अब हम दूसरा उस पे लेक्चर की तरफ जाते ही, अब ये बताएं, पहले तीसरा लेक्चर करते हैं फिर दूसरा करेंगे। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस हो गया, अब बताएं ग्लूकोनियो, व्हाट डज मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस से आप क्या समझे? ये S026 किसका नाम है? नाम तो लिखा करें ना अपना अपने इसके आगे, ताकि मैं पूछ लूं, और आइंदा से आप लोग नाम लिखेंगे,
आप लोग नाम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि मैं आप लोग से का नाम लेके क्वेश्चन ही ना पूछूं। ये 026 जो है, ये मुझको बताए व्हाट डज मीन बाय ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्लाइकोजेनेसिस? जल्दी से बता दें, ग्लाइकोजेनेसिस से क्या समझ में आया आपको? उमैमा, उमैमा आप बताइए ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? मैम ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे है जिसके अंदर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ब्रेक डाउन होती है बेसिकली हाँ, ग्लाइकोजन की। नहीं 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 नहीं, वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। आप लोग ना लेक्चर मेरे सुन के नहीं आए हैं। सिंथेसिस होती है, सॉरी सॉरी, हाँ, सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस होती है। अब जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्या होता है हमारी बॉडी में, हमें ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उसने एनर्जी रिलीज करी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये एटीपी में एनर्जी कहाँ है? इन द फॉर्म ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि हमने काम करने के लिए यूज कर ली। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलिसिस। हमें एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी यूज हो गई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन व्हाट हैपेंड इफ वी आर हैविंग ग्लूकोज इन आवर बॉडी इन एक्सेस? तो क्या होगा फिर? हमारा जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइकोजन में। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, समवन स्टार्ट राइटिंग ऑन स्क्रीन, सो आई एम स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। तो दिस ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ये सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल मींस ऐड टुगेदर and form cluster of glucose that we say as glycogen। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, पाथवे को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, अब इस पाथवे में कितने एंजाइम्स यूज होते हैं? 6 एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, और इस पाथवे में पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोकाइनेज एंजाइम, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये सिंपल, ये म्यूटेज एंजाइम ऑफ आर टाइप ऑफ फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम जो सिर्फ इंटर कन्वर्जन कराता है। सही है, तो कौन सी इंटर कन्वर्जन हुई है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी डाईफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन बाय द प्रोसेस ऑफ 3 एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। हेलो, ठीक है, तो ये सब दिस इज द होल साइकिल। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे इस साइकिल में। मुझे ये बताएं कि कौन सा एक एंजाइम है जो कि सेम ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस इन दोनों में यूज, एक सेम एंजाइम यूज होता है, दोनों साइकिलों में यूज होता है। मारिया आप बताएं कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकोजेनेसिस में भी यूज होता है और ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज होता है? जल्दी से बताए, कोई और बताए। आप लोग नहीं लेक्चर पढ़ के आए ना सुन के आए, इसलिए ये सब है। S14 किसका नंबर है? S14 बताएं मुझे कौन सा है एंजाइम? दिस इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, द एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो कि दोनों साइकिल्स में यूज होता है। और दोनों साइकिल्स में ये कैसे यूज होता है ये भी हम यहाँ देख लेते हैं कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ है, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस कैसे स्टार्ट होती है? जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के को स्टार्ट होने के लिए ग्लूकोज को एक्टिव हालत में उसमें होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव कौन करेगा, कौन सा एंजाइम करेगा ग्लूकोज को? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, तो दिस वाज होल अबाउट द ग्लाइकोजेनेसिस। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है ग्लाइकोजेनेसिस में तो मुझसे पूछ ले। अब हम जाते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अब मुझे एक मैम क्वेश्चन जी।
मैम आपके ग्लाइकोजेनेसिस में आपकी जो स्लाइड्स थी और जो पीडीएफ थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मतलब आपकी जो स्लाइड थी जो आपने जिसकी रिकॉर्डिंग की थी उसके अंदर मतलब स्टार्टिंग का तो कुछ भी नहीं था जो पीडीएफ में था। लाइक 2 पॉइंट अच्छा थी, अच्छा तीसरे अच्छा, मैं पॉइंट से समझ स्टार्ट हो रही गई, थी वो। मैं समझ गई। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को ना डिफरेंट वाला ग्लाइकोजेनेसिस फॉर्म दे दिया है। मैं दूसरा वाला अपलोड कर दूंगी क्योंकि मैंने दो बनाए थे। ठीक है, तो जो ओके मैम, जो थैंक यू। वीडियो वाला है ना वही मैं डाल दूंगी। मेरे ख्याल में वो हो गया है, क्योंकि मैंने इसको बाद में थोड़ा सा और एडिट किया था। ठीक है, तो अब मुझे आंसर दें, या मैं आपको कल या आज या कल में डाल दूंगी। अच्छा, मुझे आंसर दें, व्हाट हैपेंड। आपको चाहिए ग्लूकोज बॉडी में, आपको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में ना तो ग्लूकोज है और ना ग्लाइकोजन है। तो क्या नहीं, फॉर एग्जांपल आपको वर्क करने के लिए एटीपी चाहिए। ठीक है, एटीपी चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए, लेकिन यू आर हंग्री। ठीक है, हंग्री मीन्स आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। तो कहाँ से आप फिर एनर्जी लेंगे और ग्लूकोज लेंगे? मैम ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब लीवर से। हाँ, वेरी गुड। तो इस सूरत में जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ना हो, फॉर एग्जांपल आपने अपना लंच नहीं लिया, डिनर नहीं लिया, और आपको व्हेन एवर यू नीड एनर्जी, आपको ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपने ग्लाइकोलिसिस होती क्या है? ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। आपने तो खाना खाया ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं खाया, तो कहाँ से आपको मिलेगी एनर्जी? व्हाट हैपेंड देन, जो आपका एक्सेस ग्लूकोज किसी वक्त था आपकी बॉडी में, जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया था बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। सही है, वो ग्लूकोज की वो जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया था, उस ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, और ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी, वो आपके ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन हो के क्या होगा? ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, एंड देन ग्लूकोज विल एंटर इन द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, फिर वो उस ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होगी, एंड इन द एंड आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट में, और आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल जाएंगे। उस एटीपी में क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे जो कि फॉस्फोडाइस्टर से लिंक हुए होंगे। वो बॉन्ड जब टूटेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज द होल थिंग, जो कि ये सारे पाथवे इंटर कन्वर्ट है एक दूसरे से। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। अब मुझे कोई ये बताए कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, आइदर इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है? कार्बोहाइड्रेट की एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है? आज हम ये बताएं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल, मैम कैटाबॉलिज्म। हाँ वेरी गुड। एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं छोटे मॉलिक्यूल से, और एनर्जी यूज होती है। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल में, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है कि ग्लाइकोजन जो होते हैं, जो कि स्टोर्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स हैं, ठीक है, उन वो टूटते हैं और वो सिंपलर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस लीवर में भी होता है और मसल्स में भी होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन जो है ना, ये दोनों जगह पे स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर आपको मसल्स में, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज, फ्रॉम वियर ग्लाइको यू विल मीन्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से मिलेगी आपको एनर्जी? जो कि आपके मसल्स में ग्लाइकोजन के स्टोर्स हुए हुए होंगे, ठीक है, वहां पर ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और वहां से आपको एटीपी मिलेगी। ठीक है, जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगी। सही है। और आवाज किसकी बीच में आ रही है मुझे? और मुझसे कुछ पूछे, किसी को कोई कुछ समझ में आया या नहीं आया?
लाइबा, आप बताइए कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बारे में मुझे आप बताइए कि अगर हमारे लीवर में लीवर और मसल्स के अलावा कहाँ कहाँ होते हैं ग्लाइकोजन के स्टोर्स। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। टाइम इज गोइंग टू एंड। ये हमने पूरा कंक्लूड कर लिया है, 3 लेक्चर जो हमने इस वीक में पढ़े थे। ठीक है, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मुझे बताएं एक्सेप्ट लीवर, और ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब की वीडियो से ही पूछ रही हूँ। एक्सेप्ट लीवर एक्सेप्ट मसल्स कहाँ कहाँ होते हैं और ग्लाइकोजन के स्टोर्स हमारी बॉडी में। शाबाश, जल्दी बताएं। नवीरा आप बताएं, इसके अलावा कहाँ कहाँ आ जाते हैं। अच्छा, कोई मुझे ना यहाँ पर लिख के S090 ये मुझे लिख के बता रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करती हूँ ना, तो यही मुझे जवाब दिया करें, लिख के ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि यहाँ आप देंगे सब सुनेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये बताएं अगर आपको बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, और ग्लाइकोजन भी नहीं है, ठीक है, और उसके उसके ना आपकी बॉडी में ग्लूकोज है और ना ग्लाइकोजन के स्टोर है, और उसके बाद आपको चाहिए एनर्जी चाहिए, तो आप कहाँ से लेंगे फिर? पेट से मैम। हाँ, वो तो लेंगे, पेट। लेकिन इसके अलावा और कहाँ से लेंगे? अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी नहीं है और आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के स्टोर भी नहीं है, तो एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड और फैट ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन में, देन ग्लाइकोजन से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन ग्लूकोज से फिर वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये भी हम अभी नेक्स्ट वाले वीक में हम ग्लाइकोजेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे, और एक टीसीए साइकिल होती है, क्रैब साइकिल, वो पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग पढ़कर आइएगा, ग्लाइकोजेनोजेनेसिस, टीसीए साइकिल, और मैं इसकी वीडियो बना के भी डाल दूंगी नेक्स्ट वीक में। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो 3 है अगले हफ्ते के हैं, वो ग्लाइकोजेनोजेनेसिस है, टीसीए साइकिल है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये 3 हमारे नेक्स्ट वीक के लेक्चर हैं। तो टाइम इज गोइंग, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछें प्लीज। सकीना, आप मुझे बताएं, जरा सम अप करें ग्लाइकोलिसिस को। मोइस किधर गए? अब्दुल गफार, आप बताएं व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब्दुल गफार, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बताएं, इसकी डेफिनेशन बताएं सिंपल। अब्दुल गफार, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की सिंपल डेफिनेशन बताइए। शुएब, आप बताइए। शुएब, ईमान, आप बताइए। हाँ, पेट से मैम, हाँ, पेट को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। ये जो है रोल नंबर 14, ये मुझे लिख के बता रहे हैं, ये लिख के ना बताएं, मुझे यहीं पर आंसर दें। ठीक है, ईमान आप बताएं कि ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? जी मैम, हाँ हाँ, ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। हाँ, और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, या कोई भी लेक्चर होता है, उसकी सबसे पहले टाइटल पे जरूर फोकस किया करें, क्योंकि टाइटल से आपको पता चल जाता है कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजेनेसिस, ये मैंने यूट्यूब के लेक्चर में भी बताया था। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। आप लोग ऐसे आंसर दे लेंगे अगर जरा फोकस करें। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। सही। तो अब मुझे ये बताएं, ग्लाइकोजेनेसिस में कितने एंजाइम्स यूज होते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि राइट डाउन दी
एंजाइम यूज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। तो आप लोगों को सारे एंजाइम याद होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एंजाइम यूज होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस में कितने और कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, ठीक है। जेनोलाइसिस में कितने एंजाइम यूज होते हैं और कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, और ये सारे पाथवेज में कौन कौन से एंजाइम है जो कॉमन है, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा एंजाइम कॉमन है, कौन सा एंजाइम कॉमन है, मुझे बताइए। फास्फोग्लूकोमुटेस। हाँ, वेरी गुड। Phosphoglucomatase is one enzyme that is common for both these cycles, glycolysis and glycogenolysis. तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये आप लोग सारे पॉइंट मेरे नोट डाउन किया करें और एक दूसरे से शेयर किया करें, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ इस जूम डिस्कशन में, कि एग्जाम में किस तरह पूछ सकते हैं और किस तरह से आ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये वाली बात भी आपको ज़रा याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, वो कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस? बॉडी के सेल के साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोलिसिस हमारी पूरी बॉडी में होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी हर बॉडी के सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोजेनेसिस सिर्फ हमारे लीवर में होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट होल लेक्चर, एंड अब हम नेक्स्ट 3 लेक्चर पढ़ेंगे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइको Krebs cycle, and then glycogenogenesis. So kindly be prepared for all lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.